हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्रीवियस दो क्लास के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स का डिस्कस करवा दिया है और पढ़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर बैक जाके ज़रूर देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सके और आप जो है जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की एई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से सॉइल मैकेनिक्स के अंदर लगभग से आप कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है सॉइल मैकेनिक्स का आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और दोस्तों 15 से 20 क्वेश्चंस आपको यदि यहाँ से मिल जाता है तो आप जो है बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी अपने चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एसएससी जेई, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, स्टेट की एई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम जो इस लेक्चर सीरीज को लेकर आए हुए हैं, इस लेक्चर सीरीज में आप ज़रूर ज्वाइन होइए और ज़रूर देखिए। सभी वीडियो जो है आपको एवरी डे अवेलेबल हो जाएंगी। एवरी डे सिक्स ओ क्लॉक शाम तक आपको हर वीडियो जो है, हर दिन का एक एक लेक्चर वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉइल क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। सॉइल कितने टाइप्स की होती है वो मैंने डिस्कस किया। सॉइल के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूनिट वेट के ऊपर कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे हम लोग इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल क्या होता है। तो प्रॉपर्टी विच हेल्प टू असेस द इंजीनियरिंग बिहेवियर of the soil which assist the determining and its classification accurately, that is termed as a index property। ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉइल के इंजीनियरिंग बिहेवियर को डिफाइन करती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब इंडेक्स प्रॉपर्टी में किन चीज़ों का समावेश होता है? इंडेक्स प्रॉपर्टी इज फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल, इज अ ग्रेन शेप, ग्रेन साइज, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, यहाँ पे सॉइल की क्लासिफिकेशन को भी हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज। ठीक है, अब फाइन ग्रेन सॉइल के लिए एटरबर्ग लिमिट और कंसिस्टेंसी लिमिट, एटरबर्ग और कंसिस्टेंसी। तो याद रखिएगा कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग ग्रेन शेप, ग्रेन की जो शेप है और उसकी साइज़ है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी है, उसके ऊपर से हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालेंगे। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी एंड द एटरबर्ग लिमिट से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ग्रेन शेप। आइए, तो शेप के हिसाब से हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सैंड एंड द ग्रेवल हैज़ अ बल्की ग्रेन ऑफ एंगुलर और द रीमोल्डेड शेप। सैंड और ग्रेवल, इनका जो शेप होता है वो एंगुलर शेप का होता है और रीमोल्डेड शेप का होता है। एंगुलर शेप लाइक दिस किसी भी प्रकार का, और थोड़ा सा वो रीमोल्डेड शेप होता है। रीमोल्डेड मतलब कि हमने सॉइल को लिया और उसको फिर अनडिस्टर्ब के हिसाब से हमने उसको रख दिया। हायर द एंगुलरिटी हायर विल बी द शेयरिंग स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा ये शेप एंगुलर शेप होगा उतना ज़्यादा उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ होगी सॉइल की। स्पेरिसिटी का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू D/L। D इज द इक्वलेंट डायमीटर ऑफ द इक्वलेंट स्पेरिकल पार्टिकल एंड द लेंथ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, मीन्स सॉइल का जो स्पेरिकल पार्टिकल है उसका डायमीटर कितना है और सॉइल की लेंथ कितनी, इन दोनों का रेशियो याद करेंगे तो हमें जो है स्पेरिसिटी मिल जाएगी। डी निकालने के लिए, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 6V/π⁻⁴। ये हो गया आपका ग्रेन शेप कैलकुलेशन के लिए। ग्रेन शेप। अब आता है, याद करते हैं ग्रेन साइज़। अब भाई साइज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो साइज़ के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा सीव एनालिसिस, जो आपने अपने कॉलेज की लैब में किया होगा लेकिन आपने अच्छे से नहीं किया होगा।
ढंग से नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि जब लैब में सर करवाते हैं तो आप लोग जो है टाइम पास करते हैं। तो अलग अलग प्रकार की सीव आपने देखी होगी, डिफरेंट डिफरेंट सीव का सीव सेकर होता है, वहाँ से हम लोग सॉइल को ऊपर डालते हैं और कुछ पार्टिकल सॉइल जो है नीचे जमा हो जाता है, कुछ जो है अलग अलग सीव पर टिक जाती हैं। तो सीव एनालिसिस जो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और फाइन सीव एनालिसिस। तो कोर्स सीव एनालिसिस इसको ड्राई एनालिसिस बोलते हैं और फाइन सीव एनालिसिस को वेट एनालिसिस भी बोला जाता है। अब देखो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है उसकी सीव एनालिसिस ग्रेवल के लिए करते हैं, ग्रेवल। अब इसके लिए कौन कौन से सीव यूज़ करेंगे? तो 80 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm, मतलब 4.75 mm से बड़ी सीव का यूज़ करेंगे फॉर द एनालिसिस, कोर्स सीव एनालिसिस, एंड इट इज़ ओनली फॉर यूजफुल फॉर द ग्रेवल। याद रखिएगा कोर्स सीव एनालिसिस जो है वो ग्रेवल के लिए किया जाता है। फाइन सीव एनालिसिस, इसको वेट एनालिसिस भी बोला गया है, डन फॉर द सैंड। किसके लिए करेंगे ये भाई? याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि फाइन सीव एनालिसिस किसके लिए करते हैं? तो सैंड के लिए करते हैं। 7 सीव आर यूज, कौन कौन सी? 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1 mm एंड 2 mm। ओके अब आपने जाना होगा कि 4.75 mm से जो बड़ी साइज होती है उसको कोर्स बोलते हैं और 4.75 से छोटी साइज जो होती है उसको बोलते हैं फाइन। बट सॉइल के केस में जो साइज़ के हिसाब से एनालिसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी क्ले की साइज़ क्या होती है, आप यदि मुझको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी क्लास में लास्ट में मैं बता दूंगा कि क्ले की साइज़ कितनी होती है। ठीक है, क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल सबकी साइज़ आपको बताया जाएगा। यदि आपको पता है तो ज़रूर बताइए। इसका खास करके आपको जो है इसकी सीव को याद रखना है कि कोर्स एनालिसिस के अंदर हम लोग जो सीव यूज़ करते हैं, मिनिमम सीव जो है वो 4.75 mm होती है, फिर 10 mm होती है, 20 mm होती है और 80 mm होती है। देन फाइन सीव एनालिसिस के अंदर सबसे छोटी सीव जो होती है वो 75 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 1 mm एंड द 2 mm सीव आर यूजेस। चलो नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें D60, D10 आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि D10 को क्या बोलते हैं, D30 को क्या बोलते हैं, D60 को क्या बोलते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपने कहीं ना कहीं ज़रूर स्टडी किया हुआ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि परसेंटेज फाइनर और साइज़ इसके बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। एक है पहला आपका D60, दूसरा है D30 और तीसरा है D10 और यहाँ पे 0.75 mm एक पॉइंट है लास्ट वाला। और परसेंटेज फाइनर 10%, 30% एंड द 60%। अब देखो D10 का मतलब क्या है कि इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि D10 को क्या बोलते हैं? तो D10 को इफेक्टिव साइज बोलते हैं सॉइल का, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। Particle which if present alone will causes the same effect as caused by the soil. Now what is meaning of D60? The size of the particle such that 60% particle are finer than this size. अब D60 का मतलब क्या है कि 60% पार्टिकल जो हैं इस साइज से छोटे हैं। D30 का मतलब क्या है कि 30% पार्टिकल्स आर द फाइनर देन दिस साइज। ओके, एंड द D10 इज़ द इफेक्टिव साइज। और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि D60 ज़्यादा होता है, फिर D30 होता है, फिर D10 होता है। D60, D30 एंड D10 ये जो है वो अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। नाउ सी द डायग्राम ऑफ दिस कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल और परसेंटेज फाइनर। यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया है 75 माइक्रोन से नीचे होगा तो फाइन, 75 माइक्रोन से ऊपर होगा तो कोर्स। ए जो है वो वेल ग्रेडेड है। अब ये जो कर्व बना है ए वो वेल ग्रेडेड कर्व है। ए एंड बी इज अ सिमिलरली ग्रेडेड। सिमिलरली ग्रेडेड मतलब यूनिफॉर्मली कह सकते हो आप। सी जो है वो पुअरली और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। सी वेरी सी दिस इज द पुअरली ग्रेडेड एंड डी इज द गैप ग्रेडेड। डी जो है वो गैप ग्रेडेड है और ई जो है वो पुअरली ग्रेडेड फाइन सॉइल और ई जो है ग्राफ पुअरली ग्रेडेड के लिए। इफ देयर इज अ किंक इन द ग्राफ इट शोज दैट द मिक्सचर ऑफ द सॉइल ऑफ टू डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ किंक आ रहा है, ऐसा कुछ मुड़ाव आ रहा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि वहाँ पे जो है दो से ज़्यादा या दो से अलग अलग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वाली सॉइल जो है इसके अंदर अवेलेबल है।
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU जो है वो D60/D10 होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU जो है वो D60/D10 होता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CC जो है वो D30² D60 × D10 होगा। अब याद रखिएगा D60 को हम यहाँ से यदि रिप्लेस करते हैं तो D60 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, D10 × CU ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, D30² की जगह पे D10 × CU लिख दो इंटू D10। ओके, तो अब ये CU को इधर भेज दो तो CC × CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D30² /D10²। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ फॉर्मूला आपको मैं यहाँ से निकाल के दे रहा हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ CC एंड CU इज इक्वल टू D30/D10²। ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट भी आ सकता है। तो D30/D10 इज इक्वल टू √CC × CU, लाइक दिस यू कैन राइट डाउन। ओके, very important concept and very important formula. This both formula you have to remember. Now sedimentation analysis. So sedimentation, for the sedimentation analysis, if the particles is less than 75 micron, fine grain soil के लिए हम लोग sedimentation करते हैं, इसको wet analysis भी बोला जाता है। इसके लिए आपको यूज़ करना है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VT = γS × γL ब्रैकेट बंद D²/18 μ। D is the diameter of the grain size. Now Stokes law is valid, very important line, and this is a 1 marks question for each and every exam. कोई भी एग्ज़ाम का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको जरूर देखने को मिलेगा कि रेंज ऑफ द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फॉर द स्टोक्स लॉ वैलिडिटी इज 0.2 mm to 0.0002 mm। मीन्स 0.2 mm से छोटा नहीं होना चाहिए और सॉरी 0.2 mm से लेकर 0.0002 mm के बीच में रेंज में यदि पार्टिकल साइज है तो ही वहाँ पे स्टोक्स लॉ लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ पे आया हुआ है। इफ़ द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 0.2 mm, यदि कोई पार्टिकल की साइज 0.2 mm से ज़्यादा है देन द टर्बुलेंट मोशन विल ऑकर, एंड इफ द पार्टिकल साइज इज स्मॉलर देन 0.0002 mm ब्राउनियन मोशन विल ऑकर। मीन्स यदि टर्बुलेंट सी हो जाएगी और वहाँ पे ब्राउनियन मोशन हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। H/T is directly proportional to D², so you can write down like this: D1/D2 is equal to √H1/T1 into H2/T2। H is the height through which particle fall in the T second। यदि H हाइट से T सेकेंड में पार्टिकल को गिरा रहे हो तो H/T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डायमीटर के स्क्वायर के। नाउ द व्हाट इज हाइड्रोमीटर एनालिसिस। Hydrometer analysis is also useful for the fine grain soil. So you can remember HE is equal to H plus 1/2 H minus VH/AJ। ये आपका होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो सॉइल के अंदर जो है सॉइल की जो शेप और साइज़ है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। VH इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोमीटर, AJ इज़ अ एरिया ऑफ जार। यहाँ पे जार आपने लिया हुआ है, वहाँ पे एक हाइड्रोमीटर आपने इंसर्ट करवाया हुआ है। H इज़ अ लेंथ ऑफ द बल्ब इन द हाइड्रोमीटर। H जो है स्मॉल h जो है वो हाइड्रोमीटर का जो बल्ब है उसका लेंथ कितना है। H इज़ अ करस्पॉन्ड टू द रीडिंग RH। RH के हिसाब से H पे रीडिंग कितनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सस्पेंशन टू द डेप्थ इज HE। H इक्विवेलेंट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यू कैन सी H + 1 + RH/1000। सो G की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और G जो है यहाँ पे पुट करने पे γS माइनस γW × D²/18 μ HE/T इज इक्वल टू H + 1/2 H minus VH/AJ/T। सो
आपको इस तरीके से इसका फॉर्मूला तो रिमेंबर नहीं करना है, कभी हाइड्रोमीटर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है एग्जाम के अंदर। इसके अंदर करेक्शन के बारे में यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिलाटेंसी जो करेक्शन है, जो मिनिस्कस करेक्शन है और टेम्परेचर करेक्शन है, ठीक है, कंपोजिट करेक्शन है, तो इनके पॉजिटिव नेगेटिविटी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा करेक्शन 3 प्रकार का होता है, एक होता है मेनिस्कस करेक्शन, डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन एंड द टेम्परेचर करेक्शन। तो मेनिस्कस करेक्शन जो है CM ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, और टेम्परेचर करेक्शन इफ द टेम्परेचर इज मोर देन इट इज पॉजिटिव, अदरवाइज इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखिएगा MDT पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। MDT, M मतलब पॉजिटिव, मेनिस्कस पॉजिटिव, डिफ्लोक्यूलेटिंग नेगेटिव, और टेम्परेचर जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। कंपोजिट करेक्शन की बात करें तो CM - CD ± CT, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, CM - CD ± CT। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कंसिस्टेंसी लिमिट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दिस इज द कंसिस्टेंसी लिमिट। और लिमिट के हिसाब से लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेमी सॉलिड, एज्यूम सॉलिड, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इफ़ द रिलेटिव केस विथ विच अ सॉइल कैन बी डिफॉर्म, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ाओगे उसे उसका किस प्रकार से उसके अंदर बिहेवियर के अंदर चेंज होगा, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंसी। अटरबर्ग क्लासीफाई द कंसिस्टेंसी इन द 4 स्टेज। एटरबर्ग ने कंसिस्टेंसी को 4 स्टेज में डिवाइड किया है, एक होता है सॉलिड, दूसरा है सेमी सॉलिड, तीसरा है प्लास्टिक एंड चौथा है लिक्विड। ठीक है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड द लिक्विड। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, फर्स्ट इज जो ग्राफ है वो सॉलिड में, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा सॉलिड तक, जैसे उसके अंदर वाटर और ऐड करोगे सेमी सॉलिड में जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में जाएगा और वॉल्यूम चेंज हो गया, प्लास्टिक से लिक्विड में जाएगा तो उसका वॉल्यूम और चेंज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाओगे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब प्लास्टिक से लिक्विड में जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, प्लास्टिक से लिक्विड में जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ऐसा उल्टा आएंगे तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है और एक समय आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। श्रिंकेज लिमिट के बाद जो है वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ सी द ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। VL इज अ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिमिट, VP इज अ वॉल्यूम एट द प्लास्टिक लिमिट, V ड्राई लिमिट वॉल्यूम, इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका आप यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि VL - VP अपॉन WL - WP इज इक्वल टू, कोई भी ग्राफ में स्लोप आप जब निकालोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ से ये स्लोप निकालेंगे, ये वैल्यू जो है वो इक्वल होगा या फिर ये वैल्यू इक्वल होगा। यू कैन राइट डाउन एनी एज यू, जैसे आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। नेचुरली ऑकरिंग वाटर कंटेंट इज जनरली इन बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। सॉइल के अंदर जो नेचुरली लिक्विड वाटर कंटेंट अवेलेबिलिटी होती है वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में होती है। वॉल्यूम ऑफ द सॉइल डज नॉट डिक्रीज व्हेन द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस कि जब श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड जब वाटर कंटेंट हो जाएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम जो है आपने देखा ग्राफ के अंदर कांस्टेंट हो जाता है। नाउ व्हाट इज लिक्विड लिमिट? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो। ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल जो है वो स्टार्ट कर देती है फ्लो करना, उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट। ऑल द सॉइल एट द लिक्विड लिमिट हैज़ अ सिमिलर शियर स्ट्रेंथ। जितने भी सॉइल हैं, यदि सॉइल लिक्विड लिमिट के अंदर है तो उसका जो शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम होता है। फाउंड आउट बाय द 2 मेथड, 2 मेथड से लिक्विड लिमिट हम निकाल सकते हैं। एक होता है कैसा ग्रैंडे अपरटस और दूसरा होता है कोन पेनिट्रेशन।
water constant at which 25 blows close to the 2 mm groove cut in the soil sample is placed in the कैसा ग्रेड बाउल is called as a liquid limit। आपने देखा होगा ऐसा कुछ कैसा ग्रेड या पर्टस होता है, इसके अंदर हम लोग सॉइल भर देते हैं, फिर स्पेचुला से इसके अंदर हम लोग जो है ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर हम लोग एक यहाँ पे लिक्विड का एक रबर का पैड होता है और यहाँ पे कुछ ऐसा मशीन होता है, इसको हम लोग जो है ऑपरेट करवाते हैं और 25 नंबर ऑफ ब्लो इसके ऊपर हमें जो है बार बार गिराना रहता है। अब उसके बाद 25 नंबर और ये ग्रू जो है वो ओवर हो जाता है, मतलब जिस ब्लो पे ये ग्रू ओवर हो जाएगा वो उस पॉइंट को हम लोग लिक्विड लिमिट कंसीडर कर लेते हैं। तो 25 ब्लो जो है 2 mm ग्रू कट होने के बाद कैसा ग्रेड है और उस लिमिट को हम लोग बोलेंगे लिक्विड लिमिट। Okay, now you can see in the graph this is a flow curve and this is a water content W1, WL and the W2 and at the horizontal it is represented as number of the block, log scale में दिखाया गया है, तो log 10 N1, log 10 25, log 10 N2, ठीक है। तो WL इज इक्वल टू WN N/25। अब देखो ध्यान से कि जो 25 ब्लो पर जो ग्राफ बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट। नाउ व्हाट इज फ्लो इंडेक्स? द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व इज कॉल्ड एज ए फ्लो इंडेक्स। अब ये फ्लो कर्व का जो स्लोप है, अभी ये स्लोप भी बता रहा है आपको, ये जो स्लोप बता रहा है इसका जो स्लोप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो कर्व। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप जो है कैसे निकालेंगे, अभी मान लीजिए इस कर्व के लिए बात करना है तो WL/W2 माइनस इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप जो है कंसीडर करेंगे। तो W1 माइनस W2 अपॉन log N2 माइनस log N1, ठीक है। अब यहाँ से इस 2 पॉइंट के स्लोप आपको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए और उसके बाद दूसरा यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। तो IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2 अपॉन log 10 N2 माइनस log 10 N1। तो IF इज इक्वल टू W1 माइनस W2, अब ये log जो है माइनस में होता है तो उसको हम लोग डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log N2 अपॉन N1। तो फ्लो इंडेक्स आपको ध्यान रखना है कि it can be represented by from the graph and the slope of the flow curve का जो स्लोप है वो हमें देता है फ्लो इंडेक्स। ओके, चलिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि फ्लो इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा शियर स्ट्रेंथ होगा फ्लो इंडेक्स उतना ही कम होगा। शियर स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्लो इंडेक्स उतना ही कम होगा, ठीक है। अब ये लोअरिंग शियर स्ट्रेंथ और ये मोर फ्लो इंडेक्स मीन्स जितना कम शियर स्ट्रेंथ होगा उतना ज़्यादा आपका फ्लो इंडेक्स होगा, ये वाइस वर्सा है। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक लिमिट? प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन द प्लास्टिक स्टेज। अभी आपने ये जो देखा है ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, फिर ये आगे बढ़ा है, इस तरीके से जो ग्राफ बना है, ये हो गया लिक्विड लिमिट, ये हो गया प्लास्टिक लिमिट, ये हो गया श्रिंकेज लिमिट। तो ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल जो है प्लास्टिक स्टेज में रहती है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। At the plastic limit, the soil when rolled into a thread of 3 mm start to crumble. Shear strength at the plastic limit is about 100 times at the liquid limit. एक और चीज़ याद रखना कि यदि आप जो है सॉइल को पानी के साथ मिक्स करके और आप जो है उसका थ्रेड बनाने की कोशिश करो तो 3 mm थ्रेड बनने के बाद वो जो है क्रम्बल करना शुरू कर लेती है, तो उस स्टेज को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ इन द प्लास्टिक लिमिट। और प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक स्टेज में सॉइल का शियर स्ट्रेंथ जो है लिक्विड के कंपैरिजन में 100 टाइम हो जाता है। लिक्विड लिमिट के कंपैरिजन में प्लास्टिक लिमिट का जो शियर स्ट्रेंथ है वो 100 टाइम हो जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट इज श्रिंकेज लिमिट? द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड और maximum water content at which further reduction in the water content does not causes any reduction in the volume of the soil sample। means ऐसा वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल जो है अब आप उसके अंदर कितना भी पानी डाल दो,
आप जो है उसमें कितना भी पानी डाल दो, उसके वॉल्यूम ऑफ द सॉइल के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उस मैक्सिमम वाटर कंटेंट को हम लोग बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रिंकेज लिमिट। ओरिजिनल सैचुरेटेड सॉइल है आपका सॉलिड और वाटर। सॉइल एट द श्रिंकेज लिमिट, आपने ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, ये वाटर है, और ड्राई लिमिट में क्या है? यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर वॉल्यूम ऑफ वाइट्स जो है वो उसमें अंदर चेंज हो रहा है। सॉलिड के वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। सॉलिड सैंपल के वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। मीन्स मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट, यदि पानी के अंदर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो, कोई भी बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, वाटर कंटेंट कैलकुलेशन फॉर्मूला ध्यान रखना है। वाटर कंटेंट फ्रॉम फिगर नंबर बी से लिया है इसने, तो W1 माइनस सॉलिड माइनस V1 माइनस VD गामा W अपॉन गामा सॉलिड, और ये G स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड फॉर्मूला ध्यान रखना है कि G इज इक्वल टू W सॉलिड डिवाइडेड बाई V1 गामा W माइनस W1 माइनस W सॉलिड। नाउ व्हाट इज श्रिंकेज रेशियो? श्रिंकेज रेशियो क्या है? The volume change in the soil above the shrinkage limit expressed as a percentage of dry soil per unit change in the water content। अब देखो श्रिंकेज लिमिट के बाद जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, मतलब सॉइल जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है और वाटर कंटेंट में कितना चेंज हुआ है उसको उन्होंने बोला है श्रिंकेज लिमिट। वॉल्यूम चेंज इन द सॉइल अबोव द श्रिंकेज लिमिट expressed as a percentage of dry soil means V1 minus V2 upon VD, this is the dry soil, and the per unit change in the water content W1 minus W2, that is a shrinkage ratio। मीन्स सॉइल ड्राई हो गया है और सॉइल को ड्राई होने में वाटर कंटेंट में कितना चेंज आ रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोला गया है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो इज द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल इन द ड्राई स्टेट। श्रिंकेज रेशियो जो है वो उसको वो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी भी रिप्रेजेंट करती है इन द स्टेट ऑफ ड्राई स्टेट। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100। V1 जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल है और VD जो है वो ड्राई सॉइल है और डिवाइडेड बाय ड्राई सॉइल इंटू 100। ओके, चलो इसके बाद आता है आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच का जो डिफरेंट होता है उसको हमने बोला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ध्यान रखिएगा कि ये टेबल जो है इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में इस टेबल से क्वेश्चंस बनते हैं। यदि प्लास्टिक लिमिट जीरो है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है तो सॉइल इज़ अ नॉन प्लास्टिक। लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक, ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक। 0 है तो नॉन प्लास्टिक, लेस देन 7 है तो लो प्लास्टिक, 7 से 17 है तो मीडियम प्लास्टिक एंड ग्रेटर देन 17 है तो हाईली प्लास्टिक। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी इंडेक्स? तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय लिक्विड लिमिट माइनस द प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है इसके अंदर WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP, लिक्विड लिमिट आगे आएगा वो याद रखिएगा। इस तरीके से फॉर्मूला ध्यान रखना है, एग्जाम में फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जितना फॉर्मूला आपको याद हो सके उतना फॉर्मूला याद कर लीजिए। यदि फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके बाद द लिक्विडिटी इंडेक्स, तो IL इज इक्वल टू W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। एक चीज़ याद रखिएगा, लिक्विडिटी इंडेक्स में ऊपर लिक्विड लिमिट नहीं होता है, तो ऊपर लिक्विड लिमिट नहीं होगा तो W माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। नीचे तो IP ही है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही है, और IP का फॉर्मूला होता है, IP का जो फॉर्मूला होता है वो WL माइनस WP होता है। ठीक है, चलिए
तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड द लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों का समेसन जो है वो 1 के इक्वल होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स दोनों का समेसन करेंगे तो 1 होता है। श्रिंकेज इंडेक्स, ये फॉर्मूला आपको दिया गया। श्रिंकेज इंडेक्स में प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का जो डिफरेंस है उसको हमने बोला है श्रिंकेज इंडेक्स। नाउ लेट्स सी रिलेशन बिटवीन लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स 0 से कम है तो सॉलिड होगा, 0 से कम फॉर सेमी सॉलिड ऑल्सो। प्लास्टिक के लिए 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा प्लास्टिक के लिए, और यदि 1 से बड़ा हो गया तो वो जो है लिक्विडिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी सॉइल। कंसिस्टेंसी की बात करें तो यदि कंसिस्टेंसी 1 से ज़्यादा है तो सॉलिड, सेमी सॉलिड के लिए भी 1 से ज़्यादा होगा, प्लास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में होगा और लिक्विड के लिए 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट तो बहुत ध्यान में रखना है। यदि लिक्विडिटी इंडेक्स जो है 1 से ज़्यादा होगा तो सॉइल लिक्विड बिहेवियर हमें आ जाएगी। यदि कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से, जस्ट ये अपोजिट के फॉर्म में है, जस्ट अपोजिट के फॉर्म में है। यदि कंसिस्टेंसी लिमिट 1 से ज़्यादा है तो सॉइल जो है वो सॉलिड बिहेवियर में आ जाएगा। नाउ द टेबल, दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड द लिक्विडिटी इंडेक्स। याद रखिएगा कि वेरी स्टिफ मतलब कंसिस्टेंसी 1 से ज़्यादा, स्टिफ मतलब 1 से 0.75, मीडियम स्पीड 0.75 से 0.5, सॉफ्ट 0.5 to 0.25, वेरी सॉफ्ट 0.25 to 0 एंड लिक्विड स्टेट इज लेस देन 0। IL जो है लिक्विडिटी इंडेक्स IL यदि 0 से कम है तो फॉर द वेरी स्टिफ, और लिक्विड स्टेट के लिए 1 से ज़्यादा होगा। स्टिफ के लिए 0 से 25, मीडियम के लिए 0.25 to 0.5, जस्ट अपोजिट है। सॉफ्ट के लिए 0.5 to 0.75, वेरी सॉफ्ट 0.75 to 1 एंड ग्रेटर देन 1 फॉर द लिक्विड स्टेट। सो द कंसिस्टेंसी इंडेक्स याद रखेंगे तो लिक्विडिटी इंडेक्स इसका अपोजिट नेचर में होगा। तो वेरी स्टिफ कंसिस्टेंसी 1 से ज़्यादा, स्टिफ के लिए 1 से 0.75, ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए ध्यान से। मीडियम स्पीड स्टिफ के लिए 0.75 to 0.1, सॉफ्ट के लिए 0.5 to 0.25, वेरी सॉफ्ट के लिए 0.25 to 0 एंड लिक्विड स्टेट के लिए लेस देन 0। पहला जो है वो नेचर जो है वो ब्रिटल फेलियर का नेचर है, और 3 जो है रेंज ऑफ द प्लास्टिक फेलियर है। पहला जो है वो ब्रिटल फेलियर का नेचर है। नाउ नेक्स्ट इज टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो है उसको हमने बोल दिया है टफनेस इंडेक्स। SP इज द शियर स्ट्रेंथ एट द प्लास्टिक लिमिट और शियर स्ट्रेंथ एट द लिक्विड लिमिट, इन दोनों का लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे तभी भी वो टफनेस इंडेक्स आ जाएगा। If the toughness index is less than 1, soil is friable, get crushed at the plastic limit। यदि टफनेस इंडेक्स 1 से कम है तो सॉइल जो वो फ्रीएबल है, मतलब क्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा प्लास्टिक लिमिट के ऊपर। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यदि कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आपका डाउट जो क्लियर हो जाएगा। अब बताइए, चलिए थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? थिक्सोट्रॉपी जो है it is an increase in the strength of soil with the passes of the time due to tendency of the clay soil to regain its chemical equilibrium with the reorientation of the soil molecule in the absorbed layer। मीन्स जो सॉइल को आपने डिस्टर्ब कर लिया है, अभी आप खेत में गए, वहाँ से सॉइल लेके आए, अब सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कुछ समय के बाद वहाँ पे सॉइल जो है फिर से रख दीजिए, तो धीरे धीरे सॉइल जो है अपना जो स्ट्रेंथ लूज़ किया होगा वो स्ट्रेंथ वापस से गेन कर पाएगी। तो लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, जैसे जो आपने जो स्टार्टिंग में वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ कर दी थी, विद द पासेस ऑफ द टाइम, समय के साथ साथ वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस से गेन कर पाएगी, उसको हमने बोलेंगे थिक्सोट्रॉपी। ड्यूरिंग द पाइल ड्राइविंग इन द क्ले सॉइल, यदि क्लेई सॉइल के अंदर पाइल ड्राइविंग कर रहे हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बाय विच
बाई सॉइल इंक्रीज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ थिक्सोट्रॉपी। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, आपने फ्रिक्शन पाइल का नाम सुना होगा, तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो भी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, थिक्सोट्रॉपी की वजह से होती है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू रीमोल्डिंग। अब सेंसिटिविटी क्या है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइडेड बाई कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द रीमोल्डेड सॉइल। अब एक सॉइल है जो ज़मीन के नीचे पड़ी हुई है, वो अनडिस्टर्ब है, उसके अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो, और अब जो आपने उस सॉइल को एक्सकावेट करके लेकर आ गए, अब उसके अंदर जो कन्फाइनिंग स्ट्रेंथ है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ड्यूरिंग अनडिस्टर्ब केस डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल इन द रीमोल्डेड फेस, या फिर आप बोल सकते हो उसको डिस्टर्ब फेस। यदि सेंसिटिविटी 1 होगा तो सॉइल जो है इनसेंसिटिव में होगा, 2 से 4 होगा तो नॉर्मल सेंसिटिव, 4 से 8 होगा तो सेंसिटिव होगा तो सिल्ट और क्ले होगा, 8 से 16 होगा तो एक्स्ट्रा, और 16 से ज़्यादा होगा तो क्विक। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जितने भी टेबल हैं उन टेबल को बार बार रिवीजन कीजिए। इस टेबल से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको एग्जाम में, टेबल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और ये टेबल जो है आप याद कर लीजिए पूरा। स्टिफ क्ले हैविंग द फिगर्स एंड द क्रैक हैव द सेंसिटिविटी लेस देन और इज इक्वल टू 1। स्टिफ क्ले के लिए सेंसिटिविटी जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सॉइल, एक्टिविटी नंबर, तो IP अपॉन परसेंटेज ऑफ द क्ले पार्टिकल साइज। IP मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द क्ले सॉइल पार्टिकल, जो 2 माइक्रोन से कम होता है। हमें पता है कि क्ले का जो साइज होता है वो 2 माइक्रोन से कम होता है, 2 माइक्रोन से कम होता है उसको हम लोग क्ले बोलते हैं। 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तक होता है उसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। 75 माइक्रोन से 80 mm तक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंड। 4.75 mm तक होता है उसको सैंड बोलते हैं, और 4.75 mm से 80 mm तक उसको हम लोग ग्रेवल बोलते हैं। चलो एक्टिविटी, इफ 0.75 एक्टिविटी नंबर AC इज लेस देन 0.75 देन सॉइल इज इनएक्टिव। 0.75 से 1.25 होगा तो नॉर्मल, और ग्रेटर देन 1.2 होगा तो एक्टिव। मोर एक्टिविटी मीन्स मोर चेंज इन द वॉल्यूम। एक्टिविटी क्या बताता है, जितना ज़्यादा एक्टिविटी उतना सॉइल के वॉल्यूम में चेंजेस, जितना ज़्यादा एक्टिविटी सॉइल का होगा उतना ही उसके वॉल्यूम में चेंजेस दिखाई देगा। नाउ ओके, चलो तो यहाँ तक आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने बहुत सारा आज की टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चंस मीन्स कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, और जो भी जितने भी फॉर्मूले एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। टेबल जो है वो ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला और टेबल और कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन बनेंगे। ओके, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लास्ट में कमेंट तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही तो मेहनत किया जा रहा है। यदि आप लाइक करेंगे तो और कंटिन्यूअसली आपके लिए अलग सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो आती रहेंगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।